नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ये हम पढ़ रहे हैं। दो प्रॉपर्टी ऑलरेडी प्रूव की है। इनका मीनिंग, डेफिनेट इंटीग्रल में यदि अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो तो वैल्यू ऑफ दैट डेफिनेट इंटीग्रल इज जीरो। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज, डेफिनेट इंटीग्रल में यदि हम लिमिट्स इंटरचेंज कर दें तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल चेंजेस विथ माइनस साइन। Now we have to prove this property. Definite integral of function f of x with respect to x between limit a to b is same as definite integral of function f of t with respect to t between limit a to b. Means definite integral does not depend on the variable of integration. यदि उनके लिमिट सेम हैं तो वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल विल बी सेम। तो पहले एक इंडेफिनेट इंटीग्रल सपोज कर लेते हैं। लेट इंटीग्रल ऑफ f of x dx is equal to g of x plus c. Then by fundamental theorem of integral calculus, integral a to b f of x dx will be g of b minus g of a। ये आ गया। अब यदि ये फंक्शन f of x का इंटीग्रेशन है तो इसी को देखते हुए we can write इंटीग्रल ऑफ f of t gt। यदि यहां पर वेरिएबल चेंज हो जाए तो आंसर में वेरिएबल चेंज हो जाएगा, तो दैट इज g of t प्लस c। देयरफॉर इसके लिए यदि हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात करें, देयरफॉर बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, पूरा लिखेंगे आप, इंटीग्रल ऑफ f of t dt from a to b will be equal to g of b minus g of a। तो दोनों डेफिनेट इंटीग्रल सेम आ रहे हैं, इसको कुछ नंबर दे दो a b। तो फ्रॉम a and b we conclude that फ्रॉम a and b क्या मिल गया, इंटीग्रल f of x dx from a to b is equal to इंटीग्रल f of t dt from a to b। इसको वर्ड्स में मेंशन करते थे, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल डज नॉट डिपेंड ऑन वेरिएबल। Definite integral does not depend on variable of integration. It depends on limit of integration. ठीक है, ऐसा भी कहते हैं वेरिएबल इज डमी फॉर डेफिनेट इंटीग्रल, और for definite integral variable is immaterial। ऐसे लैंग्वेज में ये रिजल्ट्स को याद रखना होगा, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन लिमिट्स ओनली। प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 4, डेफिनेट इंटीग्रल f of x dx from a to b is equal to इंटीग्रल फ्रॉम a to c प्लस इंटीग्रल फ्रॉम c to b। मतलब हम हमारे एक डेफिनेट इंटीग्रल को दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। यदि बीच में कोई पॉइंट हो, a और b के बीच में कोई पॉइंट हो, तो उस पॉइंट को लेकर हम दो सब इंटरवल्स में डेफिनेट इंटीग्रल को ब्रेक कर सकते हैं। यानी बहुत बड़ा यदि इंटरवल है तो उसको हम ब्रेक करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं और सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो C is lying between A and B ऐसा लिख सकते हैं, और C belongs to open interval A and B। प्रूफ देखते हैं। प्रूफ पहले तो इंडेफिनेट इंटीग्रल ले लेना पड़ेगा। लेट इंटीग्रल f of x dx
इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, नंबर 1 दे देते हैं। देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डीएक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, इसको बोल देते ए। ठीक है, ये हमने इंटीग्रल फाइंड किया। अब इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये भी लिख सकते हैं। एंड इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डीएक्स फ्रॉम ए टू सी इज इक्वल टू, वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस की बात कर रहे हैं। अब लिमिट है अपर लिमिट सी और लोअर लिमिट ए, तो फंक्शन विथ अपर लिमिट माइनस फंक्शन विथ लोअर लिमिट, तो दिस विल बी g ऑफ c माइनस g ऑफ a बाय फंडामेंटल थ्योरम है, इसको बोल देते हैं b। आल्सो इंटीग्रल c से b f ऑफ x dx इज इक्वल टू, अब अपर लिमिट है b, लोअर लिमिट है c, तो दिस विल बी g ऑफ b माइनस g ऑफ c, नंबर c, कैपिटल C। ये दोनों का एडिशन कराना है, तो दोनों को ऐड कर दो। b प्लस c इम्प्लाई इंटीग्रल a टू c fx dx प्लस इंटीग्रल c से b fx dx इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करो तो g ऑफ c माइनस g ऑफ c कैंसल, पहले पॉजिटिव टर्म लिख लेते हैं फिर नेगेटिव टर्म लिखते हैं, तो दिस इज g ऑफ b माइनस g ऑफ a, इसको नाम दे दिया d। अब देखो ये राइट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो a और d को कंपेयर किया जा सकता है, तो फ्रॉम a एंड d, फ्रॉम a and d we get integral a to b fx dx is same as integral a to c fx dx plus c से b fx dx where a is less than c is less than b. This proves the property 4. काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 5। कई बार डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉब्लम ये प्रॉपर्टी को यूज करके सॉल्व हो जाते हैं। प्रॉपर्टी क्या कह रही समझिए, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ए टू बी इज सेम एज इंटीग्रल, लिमिट सेम है a टू b, लेकिन फंक्शन चेंज हो गया। फंक्शन कैसे चेंज हुआ, a प्लस b माइनस एक्स, मतलब x की जगह पर क्या क्या a प्लस b माइनस एक्स। तो पहले इसका प्रूफ कर लेते हैं, तो ये दोनों इंटीग्रल सेम हो गए, ऐसा कहना है प्रूफ। तो ये जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल को शुरू करते हैं, क्योंकि यहां पर कोई स्कोप नहीं है ज्यादा काम करने का, इसमें स्कोप है, तो ये इंटीग्रल को सपोज करके काम करना शुरू करते हैं। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। अब इसको इक्वेट बताना है फंक्शन विद सिंगल टर्म x, सिंगल वेरिएबल। तो ये जो इतना कुछ दिख रहा है ना a प्लस b माइनस x, इसको हम एक सिंगल वेरिएबल पुट कर देते हैं। पुट a plus b minus x is equal to t, new variable, new independent variable। ओके, इसको डिफरेंशिएट करें तो दिस इंप्लाई a कांस्टेंट है 0, b का डेरिवेटिव 0 माइनस dx is equal to dt। तो therefore dx is equal to minus 1 dt, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो dx आ गया -1 इंटू dt। हमने a प्लस बी माइनस एक्स को t पुट किया है, मतलब क्या किया, जो टर्म x में थी उसको न्यू वेरिएबल में पुट किया t। ये जो लिमिट्स है, ये लिमिट्स x के लिए है, तो लिमिट्स भी t में क्या होगी ये फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले लिमिट का काम करना होगा। अभी जब डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेट इंटीग्रल के लिए केवल सब्स्टिट्यूशन अकेले से काम नहीं हो जाएगा, ये लिमिट्स को भी t के टर्म में चेक करना होगा। तो लिमिट्स क्या चेंज होगी देखते हैं। लिमिट्स व्हेन
x इज इक्वल टू a, लोअर लिमिट व्हेन x इज इक्वल टू a, रखो यहां पर x इज इक्वल टू a, तो क्या मिला? देन t इज इक्वल टू a प्लस b माइनस a, यहां पर x की जगह ये रखो, तो क्या मिल गया? दैट इज t इज इक्वल टू b। तो जब x a है तो t b बन गया। अपर लिमिट देखो, व्हेन x इज इक्वल टू b देन t इज इक्वल टू, रखो x की जगह b, तो a प्लस b माइनस b, तो दैट इज t बन गया a, b माइनस b कैंसिल, t इज इक्वल टू, मतलब क्या हुआ? x जब a है तो t b है, और जब x b है तो t a है। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन करने के बाद लिमिट्स को भी चेक करना होगा न्यू वेरिएबल के लिए। नाउ i बिकम्स, नाउ i इक्वल टू f, इसकी जगह तो हमने t बोला है, ये बन गया t, और dx क्या आया? -1 इंटू dt, राइट। अब लिमिट की बात करते हैं, तो जब x a है तो t क्या रहा? b, जब x b है तो t क्या मिला? a, तो t a, लिमिट आ गई b से a। अब जो कुछ अभी तक हमने प्रॉपर्टी प्रूफ की है, जो पढ़ी है डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी, अब ये देखो कैसे अप्लाई होते चले जाएंगे, अपने सामने दिखेंगे, अभी सब इनके डायरेक्ट प्रैक्टिकल यूजेस दिखेंगे। ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन को हम बाहर करते पहले, तो दिस इज माइनस b टू a f ऑफ t dt। अब ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन से हम लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है? माइनस साइन के कारण लिमिट इंटरचेंज कर सकते हैं, तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल का साइन चेंज हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी 2 लगा के ये माइनस से हम लिमिट इंटरचेंज कर देते, इट बिकम्स a टू b f ऑफ t dt यूजिंग प्रॉपर्टी 2। ये पहले समझ लो अच्छे से। अब हमको इसको तो प्रूफ करना था इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx के बराबर, ये तो इंटीग्रल f ऑफ t dt आ रहा है। क्या कर सकते हैं सोचो, ये इंटीग्रल को हमने सॉल्व करना शुरू किया, इंटीग्रल f t dt फ्रॉम a टू b आया, लेकिन हमको तो चाहिए था इंटीग्रल f x dx। है अपने पास कोई प्रॉपर्टी उसके लिए? यस, वी हैव प्रॉपर्टी 3, डेफिनेट इंटीग्रल डज नॉट डिपेंड ऑन वेरिएबल। मतलब इंटीग्रल एफ टी कहो या इंटीग्रल एफ एक्स कहो, जब तक उनका लिमिट सेम रहेगा तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल्स विल बी सेम। तो दिस डेफिनेट इंटीग्रल कैन बी रिटन एज इंटीग्रल a टू b एफ एक्स dx। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूजिंग प्रॉपर्टी 3। हम यहां पर रिप्लेस नहीं कर रहे, ये जो सब्स्टिट्यूट किया हुआ ना, वहां से उठा के t को x में कन्वर्ट नहीं कर रहे, ये सब्स्टिट्यूशन का रोल खत्म हो गया, यहां पर यहां यूज कर लिया हमने। अब यहां f ऑफ t से f ऑफ x dx लिखा बिकॉज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, प्रॉपर्टी 3 लिख दिया। और वर्ड्स में यदि बोलना चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं एज डेफिनेट इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। हमने लिमिट चेंज नहीं की, उसकी लिमिट सेम है a से b, तो f ऑफ t dt बन गया f x dx यूजिंग प्रॉपर्टी 3। तो हमने शुरू कहां से किया था? ये इंटीग्रल से शुरू किया था, ये इंटीग्रल पे पहुंच गए, तो कंक्लूजन लिख सकते हैं दस इंटीग्रल f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। प्रूव प्रॉपर्टी 6, इंटीग्रल 0 से a f x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। ये इसी का डिडक्शन पार्ट है। देखो a टू b f x dx की बात हो रही थी, तो क्या मिला? a प्लस b माइनस x, ये चेंज हो गया, अंदर फंक्शन ऑफ a प्लस b माइनस x आ गया। तो यदि इंटीग्रल में लिमिट 0 से a हो तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस a माइनस x, ये फंक्शन के अंदर 0 प्लस a माइनस x, तो इसका डिडक्शन पार्ट है ये प्रॉपर्टी। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय डेफिनेट इंटीग्रल के यदि दोनों जगह हमको नॉन जीरो लिमिट्स दिखती हो तो प्रॉपर्टी 5 कई बार यूज होती है, और यदि एक जीरो है और एक नॉन जीरो नंबर है तो प्रॉपर्टी 6। ये इसी का एक स्पेशल केस है, ऐसा बोल सकते हैं।
तो जैसे इसको प्रूव किया, ये प्रॉपर्टी को प्रूव किया, सेम लाइंस पर इसको प्रूव किया जा सकता है। तो प्रॉपर्टी 6 हो गई, और दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उसको नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो कंटेंट आप लोगों को दिया जा रहा है गणित दर्शन यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ये समझ आ रहा होगा, आप साथ साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले रहे होंगे। अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस नोटिफिकेशन बेल, जिससे समय समय पर अपलोड होने वाले वीडियोस की जानकारी आपको समय पर मिलते रहे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कल फिर मिलते हैं आगे कंटिन्यू करते हुए टॉपिक को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।